राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अयोध्या दौरा। रामलला का दर्शन पूजन कर सरयू आरती में होंगी शामिल। हनुमानगढ़ी और कुबेचीला में भी जाएंगी मुर्मू। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की बड़ी डिमांड। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम रैलियां जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में अयोध्या में करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बदायूं दौरा। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में करेंगे जनसभा। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। प्रियंका गांधी का 3 मई को फतेहपुर सीकरी में रोड शो। पार्टी प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में करेंगी रोड शो। इससे पहले गुजरात में करेंगी सभा। 2 दिनों तक दिन में लू और रातें होंगी ठंडी। उत्तरी पश्चिमी हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखेगा असर। मई माह में शुरू होगा नौतपा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं असीम अरुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अधिकार संविधान में है और उसका बहुत ही सकारात्मक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको तुलना करके बताना चाहूंगा, जो नवीनतम हमारा संशोधन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अगर देखें तो उसके जरिए संशोधन किया गया। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दी थी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के लिए, हिस्टोरिकली सेक्शंस के लिए, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसको कालांतर में भाजपा समर्थित सरकार ने ही ओबीसी के लिए लागू किया। आदरणीय मोदी जी ने 2019 से कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की शुरुआत की और उसको भी अमली जामा पहनाया। और अब इस आरक्षण की व्यवस्था से सामाजिक न्याय कितनी खूबसूरती से होता है, इसको स्थापित करने के लिए बहनों को पार्लियामेंट में और राज्य के लेजिस्लेचर में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान का संशोधन है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, संविधान को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। इसके विपरीत मैं याद दिलाना चाहूंगा सभी को कि संविधान को संशोधन नहीं, अब मैं बदलने की बात कर रहा हूं। बदलने का सबसे बुरा कुत्सित प्रभाव प्रयास किया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जब उनको हाईकोर्ट द्वारा एक केस में अयोग्य करार दे दिया गया और प्रधानमंत्री की उनकी कुर्सी जा रही थी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनने का अधिकार नहीं होगा। ये एक अवसर है, कई सारे अवसर कांग्रेस ने दिए, लेकिन एक ही बहुत बड़ा अवसर है जहां पे संविधान को बदलने का, बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का कुछ से प्रयास किया गया। ये तो हमारे न्यायपालिका की शक्ति, उनको मैं सल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा कि उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन किया और फिर आगे अपने बचने के लिए इमरजेंसी लगाई। ये सारे प्रयास हुए। संविधान को बदलने, संविधान को सस्पेंड करने का सबसे गंभीर प्रयास और सबसे गंभीर दुष्परिणाम देने वाला प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान में जब भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की, सबसे कम बार हम लोग ने संशोधन किया है, लेकिन हमेशा सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, चीजों को मजबूत करने के लिए किया। तो मैं संक्षेप में पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो 4 दीवारी बाबा साहब बना करके गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत संरचना है। की बातों पर विपक्ष ने उतर आना, ये उनकी बौखलाहट, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है,
ये तो बता ही रहा है, लेकिन अपने देश के लोकतंत्र का जो उसकी एक पवित्रता है उसको दुर्भाग्य से वो ठेस पहुंचा रहे हैं। आज इस प्रवेश से मैं मानता हूं कि कला जगत से रूपाली जी है, समाज सेवी है, मीडिया के भी एक अमेश जी काफ़ी जाने पहचाने महाराष्ट्र ही नहीं बाकी प्रदेशों में माने जाते हैं, और इन दोनों का आज हम पार्टी में स्वागत करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन अमिया जोशी जी से होगा कि आप 2 शब्द रखें। नमस्ते सब लोगों को। भाजपा पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाजपा पार्टी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इस तरह मैं देश के सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। मैं अपने दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सर, श्री तावड़े सर, अनिल बलोनी सर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आशीष जी कुलकर्णी और संजय महाजन, मैं दिलो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप सबको काम करने में मुझे आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव पूरा हो चुका है, ऐसे में चुनाव संयोजक और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र जी हमारे साथ में है। सर, एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, पहली बार दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, ऐसे पिछड़े हैं, मूसर है, बंटाइयाँ है, थारू है, जिसको गरीब कल्याण योजनाओं को डायरेक्ट लाभ मिला है। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। पहले इनकी योजनाओं को लोग लूट लेते थे सपा बसपा से। सभी गरीबों के पास संपूर्ण योजना पहुंची, यानी आज सभी का अपना करोड़ों लोगों का पक्का मकान है। आज अपना करोड़ों लोगों का शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन, और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है। अब तो सभी का हो जाएगा, सभी 70+ के सभी लोगों का आयुष्मान का कार्ड होगा। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम एक तरफा जीतेंगे। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, बीजेपी में अद्भुत कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके आधार पर हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी अभी तक पूरे अपने उम्मीदवारों पे भी संशय बनाए रखी, कहीं उम्मीदवार उतारती है, फिर बदलती है, फिर आज भी वही स्टेप चल रहा है लगातार। क्या है, ये सब अधिकांश वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, इसलिए अब कार्यकर्ताओं का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है, इनके कार्यकर्ताओं का। और वो भारतीय जनता पार्टी में तो आशा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। इसलिए न कांग्रेस न और सपा बसपा सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय, जहां पर रूपा गांगुली जो कि अभिनेत्री हैं, बीजेपी में शामिल हुई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं। गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा आप सब तो हैं ही। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने धन्यवाद कर दिया है, तो हम भी आप सबको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कुछ कहना सुन लेते हैं। सभा में भाषण दिया था जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी, और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहां यह है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। The Congress party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। 5 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, यह अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है, मगर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में अपने नामांकन के बाद लखनऊ चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है। वहीं के न्यूज से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ में लोगों का आज बड़ा स्तर पर प्यार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का हमारा टारगेट है। इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। प्रदेश को किस तरीके से देख रहे हैं सर? 80 सीटों का टारगेट लेकर काम चल रहा है। वैसे हमारा लक्ष्य तो 80 में 80 सीटों पर विजय प्राप्त करना। कानपुर में लू के थपेड़े तेज हो गए हैं, जो तीसरी बार तापमान 41 डिग्री सेल्सियस की दहलीज पर लांग गया है। तपिश बढ़ गई है, जिससे दोपहर में लोग घरों से बाहर कम ही निकले। वेट बल्ब तापमान की वजह से गर्मी तकलीफ दे रही। वैसे पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस पर था, लेकिन गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस वाली लगी। सीएससी के मौसम विभाग प्रभारी डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि गर्मी और लू के थपेड़े अभी और बढ़ेंगे। फर्क यह है कि तार मरुस्थल की गर्मी अरब सागर से आने वाली हवाओं में गर्मी की शिद्दत को बढ़ा रही है।
मैं मौजूद हूँ कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक SN पांडे हूँ। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम में क्या बदलाव है, उतार चढ़ाव, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ कृषि विभाग के SN पांडे जी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही सर, किस तरह से बीज बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, अप्रैल लास्ट से और गर्मी शुरू हो जाती है और लू भी शुरू हो जाती है। पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में वही स्थितियां बन रही हैं। लेकिन जो शाम को मौसम ठंडा हो रहा है और रातें थोड़ी सुहावनी हो रही हैं, उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। लोग दिन में गर्म होती है, लपट ऐसी चलती है, लू चलती है और रात में ठंडक हो जाती है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जब भी दिन में किसी काम से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, छाता और अंगोछा कैप लगाकर निकलें। और बच्चे, बूढ़ों और बीमारों को सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादातर हो तो बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करें। सर, पिछली वक्त की तरह इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार गर्मी का प्रकोप जो जारी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा तपिश रहती है तो मानसून अच्छा होता है। तो ये इंडिकेशन है कि अब की बार मानसून अच्छा रहेगा और बारिश भी औसत दर्जे से अच्छी होगी। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक SN पांडे ने बताया कि मानसून अच्छा रहेगा और बारिश होने की अच्छी संभावना बताई है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से लखनऊ के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज नामांकन करने जा रहे हैं। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय से उनका काफिला कई गाड़ियों के साथ निकला, जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल रहे। रविदास मल्होत्रा को सपा ने इस बार अपना लखनऊ से प्रत्याशी बनाया है, जिसमें उनका मुकाबला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से होगा। कुछ ही देर में रविदास मल्होत्रा लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। के न्यूज संवाददाता शिवा शर्मा ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी से लखनऊ के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का जुलूस यहां से समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल चुका है और सीधे लखनऊ कलेक्ट्रेट में जाएगा ये जुलूस, जहां पर रविदास मल्होत्रा प्रत्याशी के रूप में वो नामांकन दाखिल करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो पार्टी के नेता हैं, वो इस जुलूस में शामिल है और हाथ में झंडा लेकर के अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये रविदास मल्होत्रा हैं जो लखनऊ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और लगातार ये जीत का दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो सीट है सालों से, उसे वो इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर हासिल करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रविदास मल्होत्रा के साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी भी शामिल हैं, जिला अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी शामिल है और इस गाड़ी के ऊपर वो खड़े होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जुलूस के जरिए अपना रोड शो यहां से निकाल रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि बैनर पोस्टर में जरूर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन इस नामांकन में फिलहाल अखिलेश यादव उनके साथ नहीं है, लेकिन महिलाओं की जो भीड़ है वो भी इस जुलूस में मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी की जुड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस जुलूस में शामिल हैं, कई गाड़ियां शामिल हैं। तो रविदास मल्होत्रा लखनऊ से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, जहां से वर्तमान 5 देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं। उन्होंने भी कुछ दिन पहले यहां से नामांकन दाखिल किया था और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा अब यहां से कलेक्ट्रेट जाएंगे और अपना नामांकन कुछ ही देर में दाखिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। दिल्ली से खबर, जहां पर आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले गुजरात के बनासकांठा में जनसभा होगी और दूसरी गुजरात के साबरकांठा में होगी जनसभा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात में 2 जनसभाएं हैं, जिसमें साबरकांठा और बनासकांठा में आज उनकी 2 जनसभाएं होनी हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, आपको बता दें कि 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली से खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे।
दिल्ली से खबर जहां पर यूपी के दौरे पर बीजेपी ने जारी किया कार्यक्रम। 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे पीएम। 5 मई को धौरहरा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। खीरी, धौरहरा, सीतापुर लोकसभा सीट के लिए जनसभा, प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे पीएम। दिल्ली से खबर जहां पर आज कर्नाटक दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देवतकला, शारापुर, रायचूर में पहली जनसभा होगी। यादगीर, रायचूर में दूसरी जनसभा का आयोजन है। कर्नाटक के जेवारगी, कलबुर्गी में तीसरी जनसभा आयोजित की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का आपको बता दें कि आज कर्नाटक दौरा है। 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली से खबर जहां पर सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे कन्हैया कुमार। आज सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे कन्हैया कुमार। आज दोपहर सीएम आवास पर होगी मुलाकात। कांग्रेस में दिल्ली से प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। कांग्रेस में दिल्ली से प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। गृह मंत्री अमित शाह का सीतापुर दौरा कल। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। क्षेत्र में अमित शाह की रैली की तैयारियां हुई शुरू। जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र में अमित शाह की रैली की तैयारियां हुई शुरू। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीलीभीत से खबर जहां पर धनी आबादी वाले क्षेत्र में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर डिप्टी रेंजर टीम के साथ पहुंचे गांव के लोग। मौके पर स्थानीय पुलिस भी गांव पहुंची। घायलों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तेंदुए से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बरखेड़ा थाना के गांव जारकलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तेंदुए के हमले से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर डिप्टी रेंजर टीम के साथ पहुंचेगा। आगरा से खबर जहां पर फतेहपुर सीकरी में 3 बजे आएंगे रक्षा मंत्री जरार। मंडी में राजनाथ सिंह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चौहान के समर्थन में करेंगे जनसभा। त्रिकोणी सीट होने के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।